हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर BCOG 171 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो कि है shop.hindustanknowledge.com पर जा सकते हैं। आप सिंपली गूगल पर जा कर के ये नाम टाइप कीजिए तो ये इस तरह के इंटरफेस वाला एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में जाके अपने पेपर कोड को टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ BCOG 171। ठीक है, जैसे ही आप अपना पेपर कोड टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल गेस्ट पेपर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही ऑप्शन चूज़ कीजिए और यहाँ पर बाय नाउ पर जाकर के इन गेस्ट पेपर्स को परचेज कीजिए। अगर इस वेबसाइट पर गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा नंबर भी अवेलेबल है जो कि है 9580023321। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप हमसे ये गेस्ट पेपर्स इजीली परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स की हेल्प से आप अपनी एग्जाम्स में 90+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, every economy whether rich or poor faces certain basic problems, right? वो तो सही बात है कि किसी भी तरह की इकोनॉमी हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है, फेस करती ही है रादर, राइट? तो इन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, दे राइज बिकॉज द रिसोर्सेस लाइक मनी, लैंड, लेबर एंड टाइम आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड बट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू फुलफिल दैट वांट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। और इसीलिए ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की दे वुड अराइज। सो चॉइस मस्ट बी मेड वेरी केयरफुली ऑफ कोर्स। ठीक है, now what is the first problem? What to produce? This problem is about deciding which goods and services should be produced and in what quantity. ठीक है, what to produce and how much to produce. Now see, economy must always choose, should more food be produced or more luxury goods? Should we make more schools or shopping malls? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं कि इकोनॉमी में हमेशा ये क्वेश्चन राइज होता रहता है कि किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, फूड की या लग्जरी गुड्स की। लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या किसके लिए वो ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। ठीक है, क्या स्कूल्स जैसी एक फैसिलिटी देने वाला इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बिल्ड किए जाएँ या शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, वो ज़्यादा बिल्ड किए जाएँ, राइट? सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, producing more of one thing means producing less of another thing. So the society must decide what is more important on the basis of people's need and priorities. जैसे कि हमने डिस्कस किया, ठीक है, रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इट विल डिपेंड ऑन सोसाइटीज़ नीड। ओके, व्हाट द पीपल नीड एंड व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज़, उसके बेस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। Next question, how to produce? This is also a fundamental question. This problem deals with choosing the method of production. There are two main methods. पहला होता है labor intensive method, जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो लेबर या वर्क फोर्स से करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो दैट इज वाई द नेम इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। नाउ फॉर एग्जांपल, अ फैक्ट्री कैन हायर मैनी वर्कर्स और यूज मशीन्स टू डू द सेम वर्क। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है तो क्या किया जाएगा, ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करो, ज़्यादा वर्कर्स हायर करो। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहे हो तो वर्कर्स की जगह आप अच्छी सी कोई मशीनरी परचेज करें जो कि सेम काम
ठीक है, करके देगी, वर्कर्स की इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस चॉइस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है भी कि नहीं। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहते हो जिसमें लेबर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको मशीनरी ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। सेम वे कॉस्ट ऑफ मशीन्स, अगर कॉस्ट ऑफ मशीन्स बहुत ज़्यादा है तो आप क्या चूज़ करना पसंद करोगे, आप सोचोगे कि रादर मैं ज़्यादा लोगों को हायर कर लूँ, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल है। अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको ओवरऑल अच्छा प्रोडक्शन करके दे सकती है, एंड अल्टीमेटली आप अच्छे से प्रोडक्शन को यूटिलाइज करेंगे और उसे उसके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। द एम इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स इन मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। देखिए कॉस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो मोस्ट एफिशिएंट वे में करना है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर कॉस्ट हाई हो जाएगा तो भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और साथ में अगर एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। Next problem is for whom to produce. This problem focuses on how the produced goods and services are distributed among the people. किसके लिए, अब प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया what to produce, how much to produce, what method you will use, right, how to produce, लेकिन किन के लिए आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो, who will be your ultimate consumers। तो यहाँ पर हो सकते हैं who will get the products, ठीक है, ये कंसिडर करना पड़ेगा। रिच पीपल, पुअर पीपल, किन लोगों को ध्यान में रख के आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है। सिंस एवरीवन कैन नॉट गेट एवरीथिंग, राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन इनकम, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, लोगों की इनकम के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है, कि वो कौन सी तरह के प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएंगे, परचेजिंग पावर, ठीक है, कितना है लोगों के पास, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो क्या परचेज कर पाएंगे, राइट। People can earn more, can buy, people who earn more, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गुड्स और गुड्स ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं। बट अगर उनकी इनकम कम है, वो कम पैसा कमाते हैं, तो वो लेसर और फ्यूअर गुड्स को परचेज कर सकते हैं मार्केट से, राइट। सो दिस प्रॉब्लम इज अबाउट फेयर एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स ही बनेंगे इकोनॉमी में तो गरीब लोगों का क्या होगा, वो कैसे उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे, ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे। और अगर उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के हैं या जिसके प्राइजेस कम हैं, तो गरीब तो अफोर्ड कर पाएंगे, बट अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो रिच लोग हैं उनका क्या, विल दे लाइक टू बाय सच प्रोडक्ट्स विच आर इंफीरियर इन क्वालिटी, मे बी नो, राइट। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। कंक्लूजन, the three central problems, what to produce, how to produce and for whom to produce, exist in every economy, okay, because of scarcity of resources। उसका रूट कॉज क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, बिकॉज रिसोर्सेज तो ऑफ कोर्स लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज को वाइसली यूज़ करना है जिससे उस इकोनॉमी में सारे ही कंज्यूमर्स, सारे ही लोगों की वांट्स जो हैं वो अच्छी तरह सेटिस्फाई हो जाएं। डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, इट कैन बी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं ना वो इसी प्रॉब्लम को अलग अलग वे से सॉल्व करती है, ठीक है। Now let us go for the next question, which is explain the concept of consumer surplus and what are the limitations of this concept। पहले तो समझते हैं consumer surplus होता क्या है। It is an important concept in economics that measures the benefit that a consumer gets when they buy a product। अब आप सोचेंगे क्या benefit, ठीक है, consumer को क्या benefit मिलता है, तो देखिए in simple words it is the difference between what a person is willing to pay for a good or service and what they actually pay। देखिए एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल imagine you are ready to pay ₹50 for a pair of shoes but the shop sells it for ₹30, ठीक है। The extra 20
दैट यू सेव्ड इज एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आप तो रेडी थे ही 50 रुपीज़ पे करने के लिए, लेकिन आपको सेम चीज़ 50 की जगह 30 रुपीज़ में मिल गई, तो 20 रुपीज़ तो आपका सरप्लस हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। इट रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस यू गेन बिकॉज यू गॉट द प्रोडक्ट फॉर लेस देन वॉट यू वर रेडी टू पे। अब इस केस में कंज्यूमर को ऑफकोर्स खुशी तो मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि भाई मैंने अपने पैसे बचाए, मुझे तो, मैं तो रेडी था ना 50 रुपीज़ पे करने के लिए, लेकिन मुझे 30 में ही वो चीज़ मिल गई, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। देखिए ग्राफिकली, ठीक है, द कंज्यूमर सरप्लस कैन बी शोन एज अ डिमांड कर्व की तरह ही दिखता है। ठीक है, द डिमांड कर्व शोज द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अ गुड। हर एक क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक कंज्यूमर व्हाट जो कितनी मैक्सिमम प्राइस है वो पे करने को रेडी रहता है, राइट। द एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द एक्चुअल market price line represents the total consumer surplus. This area indicates the overall gain to all the consumers in the market. Consumer surplus is useful because it helps us understand how much consumers benefit from buying the goods at certain prices. Consumer surplus का concept क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें समझने में हेल्प मिलती है कि consumers को कितना benefit मिल रहा है when they are buying certain products at a certain price. ठीक है? It also helps the government and economists to evaluate the policies. कैसी policies? It can be taxes, okay, it can be subsidy on certain products, the price control, ठीक है। इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now, what are the limitations to this particular concept? First is difficult to measure, ठीक है। Consumer surplus requires knowing exactly how much each consumer is willing to pay for a product, which is hard to measure in real life. Obviously, ये measure करना एक्चुअली इतना इजी होता नहीं है रियल लाइफ में कि कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी था और उसको कितने प्राइस में कोई प्रोडक्ट मिल गया, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना क्रिएट हुआ, राइट। मेनी पीपल मे नॉट रिवील देयर ट्रू विलिंगनेस टू पे। वो शायद ये चीज़ बताए ही ना, रिवील ही ना करे कि वो एक्चुअली कितना पे करने को रेडी थे किसी प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड इज इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए सभी कंज्यूमर्स एक जैसे तो होते नहीं है, ठीक है। उनके इनकम्स अलग अलग हो सकती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती है, प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस तो होंगे ही। चेंजेस विद इनकम एंड द प्राइसेस। अब देखिए कंज्यूमर्स अलग हैं, तो वैसे जैसे हमने डिस्कस किया उनकी जो इनकम है वो भी अलग ही होने वाली है, राइट। देयर इनकम्स विल बी डिफरेंट एंड एट द सेम टाइम जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी तो चेंज होती रहेगी, ठीक है। वो हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली है। सो दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग दीज टू थिंग्स। नाउ ओनली कंसिडर्स मॉनेटरी वैल्यू। सो ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में इस बेनिफिट को मेजर करता है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो है जैसे कि कन्वीनियंस, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को परचेज करके, वो सिर्फ मनी के रिलेटेड नहीं होता है, उसमें उसका इमोशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो बेनिफिट हमेशा मॉनेटरी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल द गुड्स। नाउ फॉर सम गुड्स लाइक पब्लिक गुड्स, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, इट कैन बी अ पार्क, स्ट्रीट लाइट, इट इज़ हार्ड टू कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज पीपल डू नॉट पे फॉर देम डायरेक्टली, ठीक है। हम डायरेक्टली इसका कोई प्राइस तो पे नहीं करते, हम टैक्सेस पे करते हैं और उसमें से ये फैसिलिटीज़ हम अवेल करते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ में, पब्लिक गुड्स में कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना, कैलकुलेट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इन शॉर्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज यूजफुल टूल टू अंडरस्टैंड how much consumer benefits from buying goods at lower prices than they are willing to buy, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को लेस प्राइस में मिल जाए और उसके लिए वो ज़्यादा पे करने को तैयार था, ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस है that is actually very useful for us. How? Because of course इससे, ठीक है, प्राइजेस डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी, इससे टैक्सेस डिसाइड होंगे, इससे सब्सिडीज़ डिसाइड होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझना है कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज इसका मेजरमेंट हमेशा ही एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द अबाउ पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस चेंज होती रहती है, इनकम चेंज होती रहती है, ठीक है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, राइट।
So all of these factors make its practical application a little difficult. Okay, let us see the next question now. What do you mean by collective bargaining? Collective bargaining is a process where employees and employers come together to do what? To discuss and decide a work related issue. कोई भी work related issues हैं हो रहे हैं तो workers, ठीक है, that is employee and employers जो उन्हें काम देते हैं, the bosses, they come together, they would discuss and they would decide on certain problems. ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है collective bargaining. ठीक है, it is a way for the workers to negotiate with their employers as a group rather than individually. देखिए हर एक एम्प्लॉई या वर्कर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंडिविजुअली अपने बॉस के पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगा, राइट? तो ऐसे केस में ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. The main aim is to create a fair and balanced work environment where both the employees and employers' interests are considered. Collective bargaining सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो बिकॉज दे get to represent their problems, and it is beneficial for the employers also because they can solve the problems and they can peacefully continue with their work or with their production. Okay, in simple words, collective bargaining is like a conversation or a meeting between the workers. Now all the workers can't go and cannot be present at the same time, so usually this is done with a representation and the workers are represented by a trade union. So the conversation between the trade union and the management, ठीक है, to reach an agreement on the things like wages, working hours, benefits, safety and other working conditions. ये सारी चीज़ें हैं ना वो आराम से मीटिंग में, ठीक है, बात की जाती है, बैठ करके डिस्कस की जाती है. क्या क्या कि भाई वर्कर्स की वेजेस कितनी होंगी, उनके वर्किंग आवर्स कितने होने वाले हैं, वेजेस के अलावा क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सेफ्टी कैसी रहेगी काम करते हुए, राइट, व्हेन दे आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, और दूसरी वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी. सो ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड, ठीक है, दे आर डिसाइडेड. बाय वर्किंग टुगेदर एम्प्लॉइज हैव मोर पावर and a stronger voice than they would do alone. ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड यूनियन होना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिविजुअली जो है वर्कर्स के पास इतना पावर नहीं होगा, बट अगर वो साथ में आ जाए तो वो स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू अ ट्रेड यूनियन. ठीक है, नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ collective bargaining? First is representation. Usually workers form a union or choose representatives to speak on their behalf. ठीक है, जनरली आजकल तो आप देखेंगे ही कि वर्कर्स की यूनियन होती ही है, right? Workers come together and choose one person or rather a union. ठीक है, there will be a group of workers there जो कि बाकी सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट के सामने. ठीक है, चीज़ों को डिस्कस करते वक्त ये यूनियन आगे जाएगी और सभी वर्कर्स के बिहाफ पर प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेगी. ठीक है, नेगोशिएशन, बोथ साइड्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज नेगोशिएट टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज. दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट वन साइड विनिंग ओवर द अदर बट अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ. देखिए, नेगोशिएशन का मतलब ही है कि किसी का हारना और किसी का जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कॉम्प्रोमाइज करना है जहाँ पर दोनों ही पार्टीज किसी भी डिसीजन को माने, पीसफुली एक्सेप्ट करें. ठीक है, जिसमें दोनों का फायदा होना चाहिए. अग्रीमेंट, द आउटकम ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑफन अ रिटर्न अग्रीमेंट और अ कलेक्टिव अग्रीमेंट भी बोलते हैं उसे. दिस एग्रीमेंट सेट्स रूल्स फॉर पे, लीव, वर्किंग कंडीशंस एंड अदर बेनिफिट्स. जो सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है ना मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस या वर्कर यूनियन के बीच में, वो सब कुछ राइटिंग में मिलता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट. वहाँ पर पे भी मेंशन होगी या वेजेस भी मेंशन होंगे वर्कर्स के, लीव उन्हें कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे, ठीक है, दूसरे क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे, ये सब कुछ अग्रीमेंट में होगा. ओके, नेक्स्ट इज वॉलंटरी प्रोसेस. देखिए जैसे नाम है, ये प्रोसेस जो है वॉलंटरी है. ठीक है, कोई फोर्सफुली दोनों पार्टीज को नहीं बोलता है कि आप बैठिए, चलिए बात कीजिए, कन्वर्स कीजिए, डिसाइड कीजिए, नहीं. इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस. ओके, कंटिन्यूस प्रोसेस. अब ऐसा भी नहीं है कि साल में एक ही बार इस तरह की कन्वर्सेशन या मीटिंग्स होंगी, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. ठीक है,
एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, तो तब भी ऑफ कोर्स द मीटिंग्स, द कॉन्वर्जेशंस विल टेक प्लेस, द कलेक्टिव बार्गेनिंग विल टेक प्लेस, या कोई ना कोई जब चेंजेस चाहिए, ठीक है, अग्रीमेंट ऑलरेडी है लेकिन उसकी कुछ पॉइंट्स में अगर कुछ चेंज चाहिए तब भी ऑफ कोर्स collective bargaining तो होगी. So it cannot be said that it is once a year or once a month process. It is a continuous process. ठीक है. Importance of collective bargaining, how it is important. Fair wages and benefits, ठीक है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को बेटर वेजेस मिलते हैं, साथ में अलाउंसेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑल थैंक्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, वर्कर्स कैन डिमांड फॉर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पर वो सेफली काम कर सकें और उनकी हेल्थ को कभी भी कोई हार्म न रहे, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह बिल्कुल ही न हो, वो सारी चीज़ें, वो सारी सेफ्टी इंश्योर की जाएगी इफ़ दे वुड सिट एंड टॉक विद द मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर हम बैठ कर बात करेंगे आराम से, ठीक है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट बैठ के बात करेगी, ऑफ कोर्स देर आर चांसेस एंड देर आर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स जब उनकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और वो मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए, ठीक है. Industrial peace, a successful collective bargaining process helps in maintaining harmony at the workplace. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बार बार वर्कर्स स्ट्राइक पे ना जाए, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि ऐसी होने से, स्ट्राइक्स वगैरह होने से, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने से, देखिए एक जो एनवायरनमेंट है ना, वर्क एनवायरनमेंट, वो ख़राब हो जाता है. प्रोड्यूसर्स जो हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, उनको भी लॉस होता है एंड ऑफ कोर्स वर्कर्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो ये बहुत ही सही रहेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर होगी तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन्ड रहती है, ठीक है. In conclusion, collective bargaining is a democratic and peaceful way for the workers and the employers to solve the problems and improve working conditions. एक डेमोक्रेटिक तरीका है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बेनिफिट की बात हो रही है, कोई विनर कोई लूजर नहीं है इसमें. It benefits both the sides. Employees get fair treatment and employers get better cooperation and productivity from the satisfied workers. ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलते हैं, अच्छे वेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स को भी कांस्टेंट कोऑपरेशन मिलता रहता है उनके एम्प्लॉय से, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, खुश हैं, ठीक है. It is an essential part of the modern labor relations and ensures a balanced and healthy work environment. एक balanced और healthy work environment के लिए collective bargaining is a must in modern times. ठीक है. What is next question? What is Ricardian theory of rent? Explain and evaluate it. Now, the Ricardian theory of rent was proposed by the famous economist जिनका नाम था David Ricardo in the early 19th century. According to this theory, rent arises due to the difference in the fertility of land or its location. ठीक है, अब लैंड जो है वो फर्टाइल भी हो सकती है, इनफर्टाइल भी हो सकती है. रिकार्डो का ये कहना है कि अगर एक फर्टाइल लैंड है तो ऑब्वियसली इट विल गेन यू द रेंट. Ricardo explained that not all the land is equally productive. Some land produces more crops with the same effort while less fertile land produces less. ठीक है, ये तो समझने की बात है कि हर एक लैंड इक्वली प्रोडक्टिव या फर्टाइल नहीं हो सकती. देयर कैन बी वन पीस ऑफ लैंड विच इज़ फर्टाइल, तो वहाँ पर आप मेहनत करोगे तो अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा या अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो पाएंगे. बट एट द सेम टाइम एक डिफरेंट पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर सेम वर्कर्स है, सेम एफर्ट्स कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, बट वो लैंड क्योंकि इतनी फर्टाइल नहीं है तो वो उतना ही प्रोडक्शन या क्रॉप production rather नहीं कर पाएगी. Okay, so rent is therefore the extra income earned by the owner of more productive land over the least productive land and that can be used without paying rent. उनका ये कहना है कि अगर जो land है वो least productive land है तो वहाँ पर it will not be able to give you the rent. Okay, key points of the theory. द डिफरेंशियल फर्टिलिटी, सिंपल बात है, पहली चीज़ तो रिकार्डो बोलते हैं कि फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है ना वो अलग अलग होती है. मोर फर्टाइल लैंड विल गिव यू मोर आउटपुट, मोर प्रोडक्शन, एंड रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द सुपीरियर लैंड एंड द आउटपुट ऑफ द लीस्ट फर्टाइल लैंड इन यूज. इसका डिफरेंस ही है, वही होता है, वो क्या होता है, दैट इज द रेंट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट
okay, of a good land, good piece of land, fertile land, and the output which is given by the least fertile land. Okay, law of diminishing returns. As more land is cultivated, less fertile land is brought under cultivation. अगर आपको ज़्यादा ठीक है प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा कल्टीवेशन करना है क्रॉप्स का, तो धीरे धीरे फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म होता जाएगा, और जो लेस फर्टाइल लैंड है आप उसको कल्टीवेशन में लेते जाओगे, ठीक है, यूज़ करते जाओगे. टू ग्रो क्रॉप्स ऑन इंफीरियर लैंड हाई कॉस्ट्स आर नीडेड. लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लैंड अब इतनी फर्टाइल नहीं है, तो इस तरह की लैंड पे प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा. रेंट इमर्जेस नेचुरली ऑन बेटर लैंड वाइल द लीस्ट फर्टाइल लैंड अर्न्स नो रेंट. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. रेंट इज नॉट अ कॉस्ट. रिकार्डो कहते हैं, he emphasizes that rent does not enter into the cost of production. क्यों? Because it depends on the land productivity differences, not on how much it costs to farm the land. उनके हिसाब से land पे farming जो की जाती है, ठीक है, that does not matter, but actually the cost of production should depend upon the productivity of the land. ठीक है. Now extensive versus intensive rent. Extensive rent occurs when the cultivation spreads to the less fertile land. जैसे हमने बात की, अगर ज़्यादा cultivation चाहिए तो आपको धीरे धीरे less fertile land भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो spread तो होगा ही cultivation, तो वहाँ पर आपको मिलता है एक्सटेंसिव रेंट. इंटेंसिव रेंट कब अराइज होता है? जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि लेबर हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर आउटपुट. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएशन ऑफ द थ्योरी. स्ट्रेंथ क्या है इस थ्योरी के और वीकनेसेस क्या है इस थ्योरी की. पहले स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं. स्ट्रेंथ कह सकते हो आप, इसके एडवांटेजेस कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना. इट एक्सप्लेन्स व्हाई द रेंट एग्जिस्ट्स इन अ सिंपल वे. क्यों होता है रेंट एग्जिस्ट लैंड का? बिकॉज उस लैंड भी अलग अलग तरीके होती है राइट. नेचुरल डिफरेंस है. क्या है वो नेचुरल डिफरेंस? कुछ जो लैंड है वो फर्टाइल है और जो कुछ लैंड है वो हो सकता है वो इतनी फर्टाइल नहीं है या इनफर्टाइल है. Next is, it links rent with the land productivity, showing that the rent is an economic surplus, not a payment for effort. ठीक है. Next, it provides a foundation for understanding the agricultural economics and the land use policy. अगर आपको agriculture related economics समझना है तो ये जो concept है या ये जो theory है वो उसके foundation का काम करती है. That is one of its strength. What is the weakness of this particular theory? Ricardo assumed that the land is the only resource of rent. It does not actually consider the modern factors like location, demand और improvements. ठीक है, ये सारे factors यहाँ पर consider ही नहीं किए जा रहे हैं. ठीक है. The theory works best in agriculture. जब agriculture की बात हो तब तो हम समझ सकते हैं राइट कि इस थियोरी को कैसे यूज़ करना है. बट इट डज नॉट एक्चुअली फुल्ली एक्सप्लेन द अर्बन लैंड रेंट और द इंडस्ट्रियल रेंट, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी जो है वो मायने नहीं रखती लैंड की राइट. अगर इंडस्ट्रियल रेंट की बात करें या अर्बन लैंड के रेंट की बात करें. नाउ इट अज्यूम्स दैट द लीस्ट फर्टाइल लैंड हैज़ जीरो रेंट which may not hold true in the real market. ठीक है, अगर लीस्ट फर्टाइल लैंड है तो उसका भी कोई ना कोई यूज तो होता ही है, बट रिकार्डो मानते हैं कि इस तरह की लैंड का जीरो रेंट होता है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द कैपिटल इंप्रूवमेंट्स कैन चेंज प्रोडक्टिविटी, मेकिंग रेंट डिटर्मिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. रिकार्डो जो सजेस्ट करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा कभी कभी रियल लाइफ सिचुएशन में जो रेंट है उसको डिटरमाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है, कैपिटल इंप्रूवमेंट्स भी होते रहते हैं. तो इसकी वजह से रेंट डिटर्मिनेशन इतना ईजी नहीं है जितना कि रिकार्डो इस थ्योरी में बताते हैं. Conclusion. The Ricardian theory of rent helps us to understand why some land earns more than others due to the fertility differences. ठीक है, the basis is the fertility of the land. While simple and clear, it has its limitations in the modern context where location, development and technology affect the land value. आज का टाइम ही ऐसा है कि लैंड की वैल्यू उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड कर सकती है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड होती है राइट.
Nonetheless, it remains an important concept in classical economics and forms the base for studying the rent both in agricultural and urban areas. Of course, it has its own limitations, but आज के टाइम पर भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी को यूज़ किया जाता है to determine the rent of an agricultural land or be it an urban land, right, or an urban land area. So this was all about today's questions. I really hope कि आज के डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट्स आप सभी को समझ आए होंगे. I would once again request you to like this particular video if you got any kind of help with the concepts, and also do subscribe to our channel. Thank you so much.